हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम सभी ने पिछले वीडियो में क्या देखा था? स्टेट ऑफ मैटर का गैसियस स्टेट के बारे में जाना था कि प्रेशर क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम सभी ने प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में जान लिया कि आखिर होता क्या है। तो चलिए आज देखते हैं कि टेम्परेचर का आखिर क्या होता है। टेम्परेचर के बारे में आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं आप सभी को बता देता हूँ कि टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, चलिए जानते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर टेम्परेचर गैस के हॉटनेस को नापता है। ठीक है, इट इज मेजर हॉटनेस ऑफ गैस। ओके, इट इज मेजर हॉटनेस ऑफ गैस। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है और आगे की बात जानेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। इट इज डिनोटेड बाय के। ओके, एसआई यूनिट केल्विन, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है जिसे के से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि टेम्परेचर के कितने टाइप्स होते हैं, ये जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं टेम्परेचर के बारे टाइप्स को। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ टेम्परेचर। देर आर टू टाइप्स ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट इज डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, और दूसरा होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो अब जानते हैं कि डिग्री टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। डिग्री टेम्परेचर होता है क्या, जैसे आप किसी डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री टेम्परेचर स्केल बोला जाता है। ठीक है, आप सभी थर्मामीटर में ज़रूर देखे होंगे, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सी दिख रहा होगा, कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है सी और नीचे में एफ लिखा हो। ठीक है, तो ऊपर के लाइन को कहते हैं सेल्सियस स्केल और नीचे जो अंक लिखे गए हैं इस स्केल को कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। तो आप सभी ने देख लिया कि डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, यानी कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट को ही डिग्री टेम्परेचर स्केल बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट इज स्केल ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में आप जानते हैं कि आखिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता क्या है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को केल्विन स्केल भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज केल्विन स्केल। और इससे आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या होता है, यानी कि केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं टेम्परेचर के कुछ और रूल के बारे में और उसके बाद जानेंगे गैसेस लॉ के बारे में। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब टेम्परेचर के बारे में। ठीक, टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में जान लिए थे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर
के बारे में जाने थे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। अब जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि जब केल्विन का मान जीरो हो जाता है, यानी कि जीरो केल्विन इक्वल्स टू जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, अब जानते हैं कि अब डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे बदला जा सकता है, और उसके बाद डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदला जा सकता है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है। यानी कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए कि सेल्सियस का एक सूत्र होता है, यानी कि एक फॉर्मूला होता है, C इक्वल्स टू F-32 इंटू 5/9। ओके, यानी कि जब फ़ारेनहाइट से जब डिग्री सेल्सियस में निकालना होता है तब इस फार्मूला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसी को जब उल्टा कर दिया जाता है तो उससे फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकल जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32। ओके, डन। तो चलिए अब देखते हैं कि अब सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदला जाता है। यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है, केल्विन इक्वल्स टू C प्लस 273.15। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने क्या देखा कि केल्विन सेल्सियस के 273.15 जोड़ने पर केल्विन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने टेम्परेचर की कैसे मापा जाता है, जब किसी सेल्सियस में दिया हो तो कैसे फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से दिया हो तो कैसे सेल्सियस में बदला जाए, और केल्विन में दिया हो तो कैसे उसे सेल्सियस में बदला जाए, और सारी जानकारी आप सभी प्राप्त कर लिए है टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, अब जानते हैं कि गैसेस लॉ होते क्या है, कौन कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सभी को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं गैसियस लॉ के बारे में। तो चलिए देखते हैं अब गैसियस लॉ के बारे में कि गैसियस लॉ होता क्या है। ठीक है, गैसियस लॉ मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं उन सबको भी जान लेते हैं। सबसे पहला होता है, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ गैसियस लॉ। सबसे पहला होता है बॉयल लॉ, दूसरा होता है चार्ल्स लॉ, थर्ड होता है गे-लैजिक लॉ, और फोर्थ होता है एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने देख लिया कि गैसियस लॉ कितने टाइप्स के होते हैं, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लैजिक लॉ एंड लास्ट एवोगाड्रो लॉ। इन सारे के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बॉयल लॉ आखिर होता क्या है, उसके बाद चार्ल्स लॉ के बारे में जान। सबसे पहले बॉयल लॉ के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अब बॉयल लॉ क्या होता है। बॉयल लॉ के बारे में जान लेते हैं। P इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, यहाँ पे P और V का प्रयोग किया। P होता क्या है और V होता क्या है ये आप सभी को बता दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे भी बता देता हूँ। P प्रेशर को डिनोट कर रहा है और V वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at given temperature
प्रेशर ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ gas is indirectly proportional to 1 by volume of gas. ओके, तो यहाँ पे आप सभी ने क्या देख लिया कि आखिर बॉयल लॉ क्या होता है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि बॉयल लॉ कैसे, इसको कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बॉयल लॉ के आगे के पॉइंट को। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, P इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, एट T एंड N। क्या उपयोग है, ठीक। यहाँ पे P इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बोल रहा है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है V इजकल्स टू K/1/P, ओके। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे किसी भी तरीके से, या ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है P इजकल्स टू 1/V, ओके, डन। अब यहाँ पे क्या पॉइंट बता रहा है, P इंटू V इजकल्स टू K, तो ये हो गया कांस्टेंट, यानी कि K एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि P और V कांस्टेंट है, ओके। तो आप सभी ने बॉयल लॉ के बारे में जान लिया कि बॉयल लॉ होता क्या है, बॉयल लॉ को कांस्टेंट क्यों माना जाता है, ठीक है। तो चलिए अब जान लेते इसके कुछ और बेसिक पॉइंट को, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बॉयल लॉ के आगे का पॉइंट जानते हैं कि बॉयल लॉ के आगे का पॉइंट क्या है। एट एनी गिवन कंडीशन of pressure and temperature, the multiple of pressure and volume remain same, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि किसी भी कंडीशन पर प्रेशर और टेम्परेचर दिया हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन, प्रेशर और टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन सेम होता है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, मीन P1 और V2 इजकल्स टू P2 V2 इजकल्स टू P3 V3, ठीक, इजकल्स टू कांस्टेंट, ओके। यानी कि कोई भी कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन, प्रेशर, जब एक समय में प्रेशर और वॉल्यूम P1 और V1 हो तो, और दूसरे समय में प्रेशर और वॉल्यूम P2 और V2 हो तो दोनों सेम होते। उसी तरह ये में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नोट है, ठीक है। तो इसे नोट करके लिख लीजिएगा। तो चलिए अब देखते ग्राफ, आखिर बॉयल लॉ का ग्राफ कैसे बनता है। बॉयल लॉ का ग्राफ को अगले वीडियो में जानेंगे, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसे डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।